हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की जो रिमझिम बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी यानी जो आग अलाप लगा लेते ना, वो अंगीठी टाइप ना। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या है, कितने दिन हो गए सूरज को निकले हुए? 10 दिन। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी कि आपकी रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही हो? जब ज़्यादा ठंड होती है तब ऐसा होता है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही हलचल, हो रही चहल पहल अब पता चल रही है रह रह कर कानों में। कभी चापांकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि बाहर से सूरज जो दिखाई नहीं दे रहा, ना धूप दिख रही, नहीं कुछ, तो बाहर से टाइम का पता ही नहीं चल रहा कि कितना समय हो रहा है। लेकिन अंदर जो चहल पहल हो रही थी, कोई खाना बना रहा था, कोई इधर उधर घूम रहा था, कोई बाहर काम कर रहा था, उससे पता चल रहा था कि हाँ, टाइम हो गया है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की नहीं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जा भाग के देख कि केरा के पत्ता आयल की नहीं, आज ई लोग के उठे के नहीं देखा। यानी आज ये जो लोग हैं ये उठेंगे नहीं क्या? बोल जल्दी तैयार हो कस, यानी उनको जाके बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है ना। दादा और चाचा ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सफ़ेद धोती और कुर्ता एकदम, और वो भी माड़ लगे हुए, यानी जो प्रेस होती है। खिचड़ी में आइसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, नी सारा देह कनकना दे ता, पापा ने कहा। तो पापा ने कहा कि ऐसी खिचड़ी कभी नहीं बनी जिससे कि हमारा जो सारा शरीर है वो एकदम कनकना जाए। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। मचिया क्या होता है? माखनी खटिया। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जक सफ़ेद, सेमल की रुई जैसे। जो दादी के जो बाल है वो कैसे? बिल्कुल सफ़ेद हैं, सेमल की रुई के जैसे। हल्के हल्के बाल। रुई कैसी होती है? बिल्कुल हल्की होती है ना। आपने देखा होगा कभी, रुई में बिल्कुल भी वजन नहीं होता। तो वो बिल्कुल हल्के बाल हैं और बिल्कुल सफ़ेद हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। यानी अगर हम उसको गौर से देखें तब भी जो दादी का एक भी बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्या लगे हुए हैं वहाँ पे, केले के पत्ते रखे हुए हैं और गुड़ और चावल रखे हुए हैं, और बच्चों से कहा गया उनको बारी बारी से प्रणाम करने को। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और जब सबने पूजा कर ली तो उनको क्या कर दिया? फिर चावल और गुड़ का दान दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, है ना। बुरी फंसी यानी उनके साथ क्या हुआ देखो। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है,
और ना ही खिचड़ी। जो अप्पी दीदी हैं उनको ना तो दही पसंद है, चूड़ा दही, और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। लेकिन क्या उस दिन, जो त्योहार के दिन, सिर्फ यही चीज़ चलती है। तो आज अप्पी दीदी को उनका मनपसंद का खाना, यानी फरमाइशी खाना, नहीं मिलेगा। उन दोनों ही चीज़ें उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट, है ना, तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया, जो कि कहाँ से आए थे, गया से। खाते खाते मैं सोच रही थी कि इतनी अलग है न यह खिचड़ी, कितनी अलग है यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं दूर, थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो ये सब लोग, गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, ये सब क्या बनाते थे वहीं पर, जहाँ पर वो खेलते थे, बड़े बड़े ईंट के चूल्हों पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जो खिचड़ी का त्यौहार है, ये उसकी बात कर रहे हैं कि खिचड़ी का त्यौहार बहुत ही अच्छा है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है ना। तो जनवरी के महीने में पूरे भारत में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी जो ठंड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जनवरी के बाद जो ठंड है वो कम होनी शुरू हो जाती है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति तो जनवरी के महीने में मनाते हैं सभी लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या मनाते हैं, फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार मकर संक्रांति या तिल संक्रांति भी वो जिसको बोलते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो ये सब क्या है, फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। जैसे असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। ये सभी फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। यानी इन त्योहारों को तभी मनाया जाता है जब फसल या तो तैयार हो जाती है या फिर उन्हें काट करके घर पर लाया जाता है। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो इन्हें कब मनाया जाता है, जनवरी से लेकर ये जो त्यौहार हैं सभी जनवरी से अप्रैल के बीच में सारे मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोर खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। तो जो झारखंड में क्या है, जो सरहुल त्यौहार है बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है और इसका जो जश्न है वो 4 दिन तक चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं।
तो वहाँ की जो जनजाति हैं वो अलग अलग समय पर इस त्यौहार को मनाती हैं। जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो इसको फरवरी से मार्च के महीने में मनाते हैं, और जो ओराम लोग हैं वो इसको मार्च से अप्रैल के महीने में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। और उस दिन किसकी पूजा होती है? साल के पेड़, जैसे नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, ऐसे ही एक साल का पेड़ भी होता है। तो उस दिन ये साल के पेड़ की पूजा करते हैं। यार साल, यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते और गाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है उस दिन? स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। उस दिन क्या होता है? जो सभी अपने घरों को लीप पूत देते हैं, मिट्टी से जैसे लीप देते हैं, और जो लोग हैं वो आपस में कमर में हाथ डाल करके नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? बताइए। जैसे चंदा मांगते हैं ना अपने यहाँ, जैसे कोई त्योहार आता है तो रुपए इकट्ठे करते हैं तो उसको चंदा बोलते हैं। और वहाँ पे रुपए, यहाँ पे रुपए मांगते तो, लेकिन वहाँ पे क्या मांगते हैं चंदे में? मुर्गा और चावल और मिश्री। मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। और जब पूजा होती है तो लोग क्या करते हैं? अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और जो धान होता है, यानी जो चावल जिससे चावल निकलता है उसको धान बोलते हैं। चावल कहाँ से मिलता है हमें? धान से। तो धान की भी पूजा होती है उस दिन, और उस धान को फिर अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल, ये तमिलनाडु का त्यौहार हो गया पोंगल। अभी जो मैंने पढ़ा था वो झारखंड का त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। अभी बताया ना मैंने, जो चावल है वो कहाँ से निकलते हैं? धान से। तो जो लोग हैं वो धान को कूटकर नए चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला 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 पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देने लगते हैं। तो दूसरी ओर गुजरात में, अब हम पढ़ेंगे गुजरात के त्यौहार के बारे में, जो पतंगों का त्यौहार है।
गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो गुजरात में कितनी पतंगें उड़ाई जाती हैं कि जो सूरज है वो भी ढक जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमायूं में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि, है ना। मकर संक्रांति के दिन आपने देखा होगा तिल के, गुड़ के और आटे के जो नए नए पकवान बनाए जाते हैं और उनको अलग अलग रूप में बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाते जैसे रोटी बनाते हैं गोल, उनको अलग अलग रूप दिया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं वो? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। तो ये चीज़ वो गाते हैं कि कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, यानी कि कौआ बड़ो ले लो और माँ के दे जा सोने को कड़ो घड़ो। और क्या मांगते हैं वो बदले में? सोने का घड़ा माँ के लिए। और खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी, और सोने की छुरी भी वो मांगते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। इसके अलावा वो उनकी जो मन की इच्छा होती है वो भी मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अंदाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे, है ना। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी कि इतना भीड़ हो जाती है वहाँ पर कि वहाँ पर एक तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी मकर संक्रांति के दिन ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। यानी तिल का बहुत ही महत्व है। उस दिन तिल से क्या क्या काम करते हैं? पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं, तिल का दान करते हैं और आग में तिल डालते हैं और तिल के पकवान भी बनाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अब देखिए ये सब मकर संक्रांति के ही नाम है। इसे अलग अलग जगह पर, जैसे कहीं पर खिचड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं पर पोंगल, कहीं पर मकर संक्रांति या फिर कुछ और कहा जाता है। ये सब फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मौसम का अंदाज।
देखिए, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखी, है ना। तो ये मौसम का ही अंदाज़ है। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो बताओ। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखी, यानी जो खिचड़ी का जो त्योहार है, ऐसा जो ठंड कभी भी नहीं पड़ी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताइए। अगर सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा तो जो ठंड है वो बहुत पड़ेगी, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और क्या होगा बताइए। और पूरे दिन जो हमें टाइम है उसका पता ही नहीं चलेगा कि जो समय है या जो दिन है वो कब निकल गया, कब रात हो गई। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं बताइए। तो बाहर देखने से इसलिए अंदाज़ा नहीं लग रहा था क्योंकि सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो धूप है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, और इसलिए उनको समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। और जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते होंगे बताइए। तो जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान किस तरह लगाते होंगे बताइए। क्योंकि वो समय का अनुमान सूरज से ही लगाते हैं, लेकिन उस दिन सूरज नहीं निकला था, इसलिए किसी को भी समय का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तुम्हारी जुबानी आज ई लोग के उठे के नहीं खे का, है ना, ये भाषा है वहाँ की। तो आपके यहाँ पे कैसी भाषा बोलते हैं? जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो आपको इनको अपनी घर की भाषा में लिखना है। आप इनसे क्या समझते हो? भारत तेरे अनेक रंग, भारत तेरे रंग अनेक। आपने अभी देखा कि हमारे देश में अलग अलग जगह पर एक ही समय में अलग अलग फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए, विविधता हमारे देश की पहचान है, यानी हमारे जो देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो ये हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रूप रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी जैसे चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। देखिए, जैसे भाषा, ये पॉइंट हो गए। कपड़े, नया वर्ष, लोक संगीत, लोक कला, भोजन। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? यानी आपको अपने जो आपको त्यौहार सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में बताना है, और वह क्यों अच्छा लगता है, और उस दिन तुम क्या क्या काम करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अन्न के बारे में, फसलों के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। जैसा अभी मैंने ऊपर पढ़ा था भी तिल के बारे में कि तिल का उस दिन जिस दिन वो त्यौहार होता है फसलों वाला, उस दिन पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, और तिल के पकवान भी बनाते हैं। तो इसके अलावा और क्या कहाँ कहाँ पर तिल का इस्तेमाल होता है ये आप अपने बड़ों से पता करो। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल भी बनता है? क्या आपको पता है तिल से तेल भी बनता है? तो तिल से तेल भी बनाया जाता है। और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो तिल से तेल बनता है, और किस चीज़ से तेल बनता है? सरसों से तेल बनता है ना। और किस किस चीज़ से तेल बनता है ये जाकर आप पता करो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।